नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। अब वक्त हो गया है शतक आज तक का। पीएम मोदी ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। दिल्ली के एम्स में लगवाया कोरोना का टीका। पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज ली। दूर की वैक्सीन से जुड़ी हर आशंका। पीएम को कोरोना टीका लगाते वक्त दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी रहे मौजूद। वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक एम्स में रहे पीएम मोदी को पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेता ने लगाया कोरोना का टीका। साथ में मौजूद थी केरल की एक और नर्स रोसम्मा अनिल। आज पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा। सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज। एम्स जाने के लिए नहीं लगा था पीएम का रूट। लोगों को नहीं हुई कोई दिक्कत। पीएम ने पहन रखा था असम का गमछा। असम की महिलाओं के आशीर्वाद का प्रतीक होता है ये गमछा। वैक्सीन का टीका विकसित करने के हर कदम पर पीएम मोदी की नजर। जल्द टीका लगाने की कोशिश। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने किया ट्वीट। कहा, खुशी की बात है कि पीएम ने लगाया टीका, इससे लोगों की हिचक होगी दूर। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने किया ट्वीट। पीएम की टीका लगवाने की तस्वीर भरोसा जगाने वाली। केंद्रीय मंत्री रिजिजू बोले, नेता वही जो आगे बढ़कर राह दिखाए। दिल्ली के मैक्स अस्पताल से भी टीकाकरण शुरू। रजिस्ट्रेशन का किया गया इंतजाम। भोपाल में 85 साल के बुजुर्ग को लगा टीका। स्वास्थ्य मंत्री खुद व्हील चेयर पर बुजुर्ग को लेकर पहुंचे अस्पताल। मुंबई में शुरू हुआ वैक्सीनेशन। काफी तादाद में टीका लगवाने आए बुजुर्ग। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की पत्नी ने भी लगवाई वैक्सीन। अपोलो अस्पताल में लगवाया टीका। दिल्ली और मुंबई में सुबह धीमी रही कोविन ऐप की रफ्तार। रजिस्ट्रेशन में हुई दिक्कत। बिहार विधानसभा में वैक्सीनेशन के लिए आज से विशेष कैंप। विधायकों पार्षदों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगवाएंगे दोपहर 1 बजे टीका। पटना के अस्पताल में करेंगे तीसरे चरण का शुभारंभ। बिहार में निजी अस्पतालों में टीकाकरण की कीमत भी सरकार देगी। बिहार में हर शख्स को लगेगा फ्री टीका। एक बार फिर देश का कोरोना ग्राफ ऊपर भागा। 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र में फिर 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केस। फिलहाल राज्य में 77,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अलीगढ़ में कोरोना काल में बंद दिल्ली ईएमयू फिर शुरू। मुसाफिरों को हुई सहूलियत। मेरठ में खुले छोटे बच्चों के स्कूल। जोश के बीच हुआ बच्चों का स्वागत। उत्तर प्रदेश में आज से खुल गए प्राइमरी स्कूल। पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल में कोविड नियमों का पालन जरूरी। ओडिशा के संबलपुर में 25 इंजीनियर छात्र कोरोना पीड़ित। यूनिवर्सिटी को किया गया बंद। हॉस्टल कंटेनमेंट जोन घोषित। महाराष्ट्र के बारामती में एक स्कूल से कोरोना का खौफ। एक साथ 12 छात्र पॉजिटिव। पटना में मनाया नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिन। विकास दिवस के रूप में मनाया गया जन्मदिन। गरीबों को बांटे गए फल और दूध। तेजस्वी यादव ने नीतीश को दी जन्मदिन की बधाई। कहा, आपके स्वास्थ्य, सुख और दीर्घायु जीवन की कामना। प्रियंका गांधी आज असम के 2 दिवसीय दौरे पर। कामाख्या मंदिर में करेंगी पूजा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वाराणसी दौरे का दूसरा दिन। काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। रुद्रपुर में आज राकेश टिकैती किसान महापंचायत। बिजनौर में बुलेल बड़ी कंपनियां करना चाहती हैं फूक का कारोबार। आंध्र के चित्तूर में तनाव। बिना पुलिस की इजाजत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन रैली करने पर अड़े चंद्रबाबू नायडू। कोलकाता में आज ममता बनर्जी से तेजस्वी यादव करेंगे मुलाकात। चुनाव में देंगे समर्थन। कोलकाता में बीजेपी ने बुजुर्ग महिला की पिटाई को लेकर लगाए पोस्टर। पूछा, क्या वो बंगाल की बेटी नहीं। बंगाल के उत्तरी 24 परगना में बुजुर्ग महिला पर हमले को लेकर गरमाई सियासत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा, इस बार टीएमसी के अत्याचार से मुक्त होगा बंगाल। आरोपों पर टीएमसी का पलटवार। ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी ने कहा, घरेलू हिंसा की शिकार बुजुर्ग को बीजेपी ने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। हावड़ा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की चुनावी सभा। बोले, सीबीआई का शिकंजा कस रहा है, जल्द भतीजा जाएगा जेल।
सीताराम येचुरी का ममता के खिलाफ बड़ा आरोप, बोले बहुमत नहीं मिला तो सत्ता के लिए बीजेपी से भी कर लेंगी तालमेल। कांग्रेस लेफ्ट के साथ बंगाल की लड़ाई में कूदे फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी कोलकाता में विशाल रैली में हुए शामिल। बंगाल के कोयला घोटाले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुख्य आरोपी ने अनूप माझी ने दायर की है याचिका। तमिलनाडु पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी और कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले जलीकट्टू मुद्दे पर कांग्रेस के पाखंड को नहीं भूलना चाहिए। पुडुचेरी के कराईकल की चुनावी सभा में शाह का राहुल परिवार, कहा क्या लोग ऐसा नेता चाहते हैं जिसे नहीं पता कि 2019 में ही बना था मत्स्य विभाग। तमिलनाडु में चुनावी घमासान के बीच मुख्यमंत्री पलानीसामी और डिप्टी सीएम पनीरसेल्वम से मिले अमित शाह। तिरुनेलवेली में राहुल गांधी की रैली, कहा प्रधानमंत्री रिमोट से चाहते हैं राज्य पर कंट्रोल, जनता छीनेगी उसका रिमोट। तिरुनेलवेली में सड़क किनारे राहुल गांधी ने लिया चाय का लुत्फ, स्टॉल के मालिक की तारीफ की। 2022 के लिए यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से कसी कमर, वाराणसी में नई पार्टी कार्यालय का उद्घाटन, सीएम योगी और नड्डा हुए शामिल। बीजेपी की बैठक के बाद नड्डा ने कहा आज कांग्रेस समेत तमाम विरोधी पार्टियां कर रही हैं वंशवाद की राजनीति। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, अगले 25 साल में एसपी और बीएसपी के लिए कोई जगह नहीं, अखिलेश देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चखा बनारसी गोलगप्पे का स्वाद, संगठन स्तर की बैठक में शामिल। जम्मू में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की फिर की तारीफ, कहा प्रधानमंत्री से लें सबक, पीएम बनने के बाद भी अपनी जड़ें नहीं भूले। कुछ भी नहीं था, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से, मैं था कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाहे सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर की आर्थिक सेहत सही करने की मांग की, कहा विकास के लिए 3 से 4 गुना ज्यादा पैसा दिया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने जताई सियासी चाहत, बोले देश की विभाजनकारी ताकतों से लड़ने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी। पंजाब कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ आज चंडीगढ़ में प्रदर्शन, पार्टी ने G23 नेताओं को इसमें शामिल होने का दिया न्योता। गुजरात के दाहोद में आज दोबारा होगा स्थानीय चुनाव, कड़ी सुरक्षा का रहेगा इंतजाम। गुजरात के विरमगांव नगर पालिका चुनाव में पोलिंग बूथ के बाहर मारपीट, आपस में भिड़े बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार। हिसार में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, 2 घंटे खड़े होकर जताया विरोध। एजीपी की इकलौती एमएलसी नूतन सिंह ने थामा बीजेपी का दामन, पार्टी टूटने के सवाल पर भड़के चिराग पासवान, कहा पार्टी में कोई टूट नहीं। बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी का अजीबोगरीब बयान, कहा कल तक 2000 कमाने वाला आज 2 लाख रुपए कमा रहा है, अगर कमाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। रुद्रपुर में आज किसान महापंचायत, राकेश टिकैत समेत तमाम नेता करेंगे शिरकत। दिल्ली के आदर्श नगर मर्डर केस में 2 आरोपी गिरफ्तार, चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर चाकू मारकर की महिला की हत्या। गाजियाबाद के मुरादनगर में तांत्रिक की हत्या मामले में सनसनीखेज खुलासा, पत्नी के साथ रेप की कोशिश से नाराज आरोपी ने ली जान। ग्रेटर नोएडा में रेकी कर नए मॉडल की कारों पर हाथ साफ करने वालों पर शिकंजा, गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया में एक स्कूल के ग्राउंड में धमाका, एक बच्चे की मौत, दूसरा जख्मी। लुधियाना में ड्रग्स तस्करी का खुलासा, 2 किलो हेरोइन बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 35 लाख कैश और सोने चांदी के साथ 2 लोगों को पकड़ा, वारदात के बाद भागते समय गिरफ्तारी। अलीगढ़ में चारा लाने खेत गई नाबालिग की लाश मिलने से हड़कंप, जांच के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित। कानपुर देहात में एक शख्स ने मकान पत्नी और 2 मासूम बेटियों को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की, एक की मौत, भागते समय खुद ट्रक से टकराया। महोबा से अवैध रूप से बनाई जा रही इमारत की दीवार गिरी, मलबे में दबकर 3 की मौत। गुजरात की अरावली में डंपर से टकराकर क्रेटा कार शोलों में तब्दील हुई, इसमें सवार डॉक्टर दंपति और 2 अन्य लोगों की मौत।
होशियारपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद सास ससुर को भी किया जख्मी, लोगों ने जमकर की पिटाई। मुक्तसर में अफीम तस्करी का पर्दाफाश, एक नाबालिग बच्चे को 1 किलो अफीम के साथ पुलिस ने पकड़ा। ग्रेटर नोएडा में अवैध मांस मामले में एक की गिरफ्तारी, पुलिस ने बरामद किए रस्सी और हथियार। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में पटवारी से गाली गलौज करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस। और सीधे आपको ले चलेंगे कृषि वेबिनार, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री संबोधन दे रहे हैं। कहा प्रोसेस्ड फूड में के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा। हमें गांव के पास ही एग्रो इंडस्ट्रीज क्लस्टर की संख्या बढ़ानी होगी, ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके। ऑर्गेनिक क्लस्टर्स, एक्सपोर्ट क्लस्टर, इसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। गांव से एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट शहरों की तरफ जाएं और शहरों से दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट गांव पहुंचे, ऐसी स्थिति की तरफ हमें बढ़ना होगा। अभी भी लाखों माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स देश में चल रही है, लेकिन उनका विस्तार करना, उनके सामर्थ्य को बढ़ाना, ये आज समय की मांग है, बहुत जरूरी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस योजना कैसे हमारे उत्पादों को विश्व बाजार तक लेकर जाएं, इसके लिए हमें पूरी ताकत से जुटना होगा। साथियों, सिर्फ खेती ही नहीं, यहां तक कि फिशरीज सेक्टर में प्रोसेसिंग का भी एक बहुत बड़ा स्कोप हमारे यहां है। भले ही हम दुनिया के बड़े फिश प्रोड्यूसर हैं, एक्सपोर्टर में से एक है, लेकिन प्रोसेस्ड फूड के इंटरनेशनल मार्केट में हमारी उपस्थिति बहुत सीमित है। भारत की फिश ईस्ट एशिया से होते हुए प्रोसेस्ड फॉर्म में विदेशी मार्केट तक पहुंची है। ये स्थिति हमें बदलनी होगी। साथियों, इसके लिए जरूरी रिफॉर्म्स के अलावा करीब 11,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स की योजना भी सरकार ने बनाई है, जिसका लाभ इंडस्ट्री उठा सकती है। रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, फल सब्जियां हो, सी फूड हो, मोजारेला चीज हो, ऐसे अनेक उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोविड के बाद देश और विदेश में ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी बढ़ गई है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। साथियों, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल के लिए सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का सशक्त माध्यम बनी है। ये किसान रेल छोटे किसानों, मछुआरों को बड़े बाजार और ज्यादा डिमांड वाले बाजार से जोड़ने में सफल हो रही है। बीते 6 महीने में ही करीब 350 किसान रेल चलाई जा चुकी हैं और इनके जरिए करीब करीब 1 लाख मैट्रिक टन फल और सब्जियां ट्रांसपोर्ट की जा चुकी है। ये छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ा माध्यम तो है ही, कंज्यूमर और इंडस्ट्री को भी इसका लाभ हो रहा है। साथियों, देश भर के जिलों के बीच में वहां पैदा होने वाले फल सब्जियों की प्रोसेसिंग के लिए क्लस्टर्स बनाने पर बल दिया जा रहा है। इसी तरह आत्मनिर्भर अभियान के तहत प्रधानमंत्री
सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन स्कीम के तहत लाखों छोटी फूड एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स को मदद की जा रही है। इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर यूनिट्स लगाने तक आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ हमें इस बात पर भी फोकस करना है कि छोटे से छोटे किसान को भी आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे मिल पाए। देश के छोटे किसान ट्रैक्टर, पराली वाली मशीनें या फिर दूसरी मशीनें अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों को शेयर करने का एक संस्थागत सस्ता और प्रभावी विकल्प किसानों को दिया जा सकता है? आज जब हवाई जहाज तक एयरलाइंस को घंटों के आधार पर किराए पर मिल जाते हैं, तो किसानों के लिए भी ऐसी व्यवस्थाओं का विस्तार देश में किया जा सकता है। किसान की उपज मंडी तक पहुंचने के लिए ट्रक एग्रीगेटर्स का प्रयोग तो इस कोरोना काल में कुछ हद तक किया भी गया था और लोगों को अच्छा लगा था। किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति जारी है, लेकिन राजनीति अकेले दिल्ली या किसान आंदोलन की नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। वहां पर उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक का मजमून ये था कि बीजेपी 2022 में होने वाले यूपी चुनावों की तैयारियों में अभी से जुट गई है। पार्टी ने आने का अवसर मिला। संगठन की दृष्टि से एक बैठकों की श्रृंखला के साथ साथ आज इस क्षेत्रीय कार्यालय का भी निर्देश करने का मौका मिला। जब पूरे देश की निगाह बंगाल पर टिकी हुई है, ठीक उसी समय बीजेपी ने उत्तर प्रदेश पर निगाह जमा दी है। यूं तो 2022 में यूपी में चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी अभी से चुनावी मोड में आ गई है। ये तस्वीरें उसी कड़ी का हिस्सा हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वाराणसी पहुंचे तो उनका स्वागत इस तरह से किया गया। जमकर नारेबाजी हुई। जेपी नड्डा पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 दिन के लिए पहुंचे। वाराणसी पहुंचते ही गोकुल धाम में उन्होंने बीजेपी के आला नेता, सांसद, मंत्री और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव को पूरी सक्रियता के साथ ले रही है। इसके साथ ही 2022 के चुनाव की रणनीति भी यहीं से शुरू होती है। यही कारण है कि पहले अवध प्रांत और उसके बाद अब काशी क्षेत्र में आकर के जेपी नड्डा संगठन को मजबूत करने की दिशा में 2 दिवसीय दौरे पर है और ताबड़तोड़ बैठकों के जरिए मंथन होगा कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के क्या रूपरेखा हो और कैसे बीजेपी इन चुनावों में भी वही काम कर दिखाए जो पहले दिखा चुकी है। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने बीजेपी के उस हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया जिसकी नींव खुद अमित शाह ने रखी थी। इस उद्घाटन के साथ ही नड्डा ने ये जता दिया कि बीजेपी 2022 के चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। सारी राष्ट्रीय पार्टी रीजनल पार्टियां बन गई और भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी को मिला करके सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई। सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार बन गया, बड़ा परिवार बन गया। ये हमको समझना चाहिए। बीजेपी के नेता भी यही कह रहे हैं कि वाराणसी से ही यूपी जीतने का प्लान बनेगा। विजय की हवा यहीं से चलेगी। Varanasi holds a very important position, not only culturally and religiously, but also politically. So I think it's the gateway to the east, and it's a Prime Minister's constituency, so it gains more importance. आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 350 सीटें जीतेगी। बीजेपी 350 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगी। 350, इससे कम नहीं। अपने सहयोगियों के साथ 350 से कम सीट बीजेपी। सहयोगी तो बचे नहीं, छोड़ के चले गए। जो भी है, कहाँ से लाओगे? तोड़फोड़ करोगे क्या? तोड़फोड़ क्या करना? हमारे पास सहयोगी भी हैं, हमारे साथ लाएंगे भी और सहयोगी। बीजेपी अभी से यूपी जीतने का प्लान कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि यूपी में बीजेपी के दिन लदने वाले हैं। बीजेपी की अब विदाई है।
चाहे वो कितना ही मेहनत करे। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, हर आदमी परेशान है और हर आदमी इनके खिलाफ है। कुछ भी ये कर लें, उत्तर प्रदेश से इनको जाना है। अखिलेश जी को पूरा भारी बहुमत से सरकार बनाना है, जनता बनवाएगी। विपक्षी दल चाहे जो कहे, लेकिन बीजेपी की बैठक ने बता दिया कि यूपी के चुनाव को लेकर उनकी तैयारी विपक्षी दलों से एक कदम आगे है। बनारस में 16 जिलों के पदाधिकारियों की बैठक के साथ विधायक और सांसदों के साथ में जेपी नड्डा ने मंथन किया। वहीं कार्यालय के उद्घाटन में मंच से कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि मोदी सरकार की योजनाओं के साथ अंत्योदय की बात करनी है और आने वाले चुनाव को लेकर के अभी से तैयारी शुरू करनी है। साफ है कि पूर्वांचल के जरिए बनारस से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले चुनाव को लेकर के एक नई शुरुआत कर रहे हैं। रोशन जायसवाल के साथ अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक। बंगाल की लड़ाई तेज होती जा रही है। एक और बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेरने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी भी पूरे दमखम से जवाब दे रही है। उधर कांग्रेस लेफ्ट में आईएसएफ की लड़ाई में होने का एहसास दिलाने में जुट गई। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने खींची तलवार। मां माटी मानुष की लड़ाई, कौन पहनेगा ताज। चुनावी संग्राम का तेवर दिखने लगा है। तारीखों के आने के बाद से बंगाल का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर ममता पर करारा वार किया है, तो कांग्रेस लेफ्ट और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी भी सत्ता को चुनौती दे रही है। ममता के खिलाफ बीजेपी के तेवर आक्रामक हैं। बंगाल में कई केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है, तो मुख्यमंत्री भी ममता राज के अंत की हुंकार भर रहे हैं। बीजेपी की ओर से सबसे नया हमला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया है। उत्तर 24 परगना में बुजुर्ग महिला पर हमले का आरोप लगाते हुए स्मृति ने ट्वीट किया कि इस मां की पीड़ा और पीड़ा का जवाब पश्चिम बंगाल के मानुष द्वारा दिया जाएगा। आगामी चुनाव में बंगाल की माटी टीएमसी के अत्याचार से मुक्त होगी। मां माटी और मानुष के मंत्र से ही टीएमसी बंगाल में सत्ता तक पहुंची। अब उसी के मंत्र के सहारे बीजेपी का प्रहार हुआ है। वैसे टीएमसी पलटवार कर रही है कि घरेलू हिंसा के शिकार बुजुर्ग महिला पर भी बीजेपी सियासत से बाज नहीं आ रही। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। अब पीसी नहीं चलेंगे, भाईपो नहीं चलेंगे, इसलिए मामा आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी ममता को घेरने पहुंच चुके हैं। अन्याय और अत्याचार की अति कर दी है टीएमसी ने। जनता के सारे हक खा रहे हैं। तोलाबाजी, टैक्स कट मनी, ये शब्द मैंने ही आके सुने। ये गरीब का राशन तक खा जाते हैं। आपदा के लिए आए तिरपाल खा जाते हैं। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आने देते। ममता के लिए सिर्फ बीजेपी ही चुनौती नहीं, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन भी अब खुलकर सामने आ गया है। इस गठबंधन को फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी का साथ भी मिल गया है, जो 30 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर भी कांग्रेस अगर क्लियर नहीं कर रहे, इसलिए हमने बोला है आपका पोजीशन क्या है, क्लियर कर दीजिए। जोट करना है या नहीं करना है। देव के साथ तो हो गया है। वो जो हमारे जो चेयरमैन है नौशाद सिद्दीकी, उसके ऊपर जिम्मेदारी दिए हैं, वो भी बात चल रही है। इन तमाम सियासी हलचलों और आरोप प्रत्यारोपों ने बंगाल के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। हावड़ा से बैद्यनाथ झा और कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक। पीएम मोदी ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। दिल्ली के एम्स में लगवाया कोरोना का टीका। पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज ली। दूर की वैक्सीन से जुड़ी हर आशंका। पीएम को कोरोना टीका लगाते वक्त दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी रहे मौजूद। वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक एम्स में रहे पीएम। पीएम मोदी को पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने लगाया कोरोना टीका। साथ में मौजूद थी केरल की एक और नर्स रोसम्मा अनिल।
और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज। एम्स जाने के लिए नहीं लगा था पीएम का रूट, लोगों को नहीं हुई कोई दिक्कत। पीएम ने पहन रखा था असम का गमछा, असम की महिलाओं के आशीर्वाद का प्रतीत होता है ये गमछा। कोरोना वैक्सीन का टीका विकसित करने के हर कदम पर रही है पीएम मोदी की नजर, जल्द टीका लाने की भी कोशिश। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने किया ट्वीट, कहा खुशी की बात कि प्रधानमंत्री ने टीका लगवाया, इससे लोगों की हिचक दूर होगी। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने किया ट्वीट, पीएम के टीका लगवाने की तस्वीर भरोसा जगाने वाली। केंद्रीय मंत्री रिजिजू बोले, नेता वही जो आगे बढ़कर राह दिखाए। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में टीकाकरण अभियान शुरू, रजिस्ट्रेशन का किया गया इंतजाम। भोपाल में 85 साल के बुजुर्ग को लगा टीका, स्वास्थ्य मंत्री खुद व्हील चेयर पर बुजुर्ग को लेकर अस्पताल पहुंचे। मुंबई में शुरू हुआ वैक्सीनेशन, काफी तादाद में टीका लगवाने पहुंचे बुजुर्ग। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की पत्नी ने लगवाई वैक्सीन, अपोलो अस्पताल में लगवाया टीका। दिल्ली और मुंबई में सुबह धीमी रही कोविन ऐप की रफ्तार, रजिस्ट्रेशन में हुई दिक्कत। पटना में मना नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिन, विकास दिवस के रूप में मनाया जन्मदिन, गरीबों को बांटे फल और दूध। तेजस्वी यादव ने नीतीश को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, कहा आपके स्वास्थ्य, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना। प्रियंका गांधी आज असम के दौरे पर कामाख्या मंदिर में किया पूजा पाठ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वाराणसी दौरे का दूसरा दिन, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। रुद्रपुर में आज राकेश टिकैत की किसान महापंचायत, बिजनौर में बोले बड़ी कंपनीज करना चाहती हैं बुक का कारोबार। आंध्र के चित्तूर में तनाव, बिना पुलिस की इजाजत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन रैली करने पर अड़े चंद्रबाबू नायडू। कोलकाता में आज ममता बनर्जी से तेजस्वी यादव करेंगे मुलाकात, चुनाव में देंगे समर्थन। कोलकाता में बीजेपी ने बुजुर्ग महिला की पिटाई को लेकर लगाए पोस्टर, पूछा क्या वो बंगाल की बेटी नहीं। बंगाल के उत्तरी 24 परगना में बुजुर्ग महिला पर हमले को लेकर गरमाई सियासत, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा, इस बार टीएमसी के अत्याचार से मुक्त होगा बंगाल। आरोपों पर टीएमसी का पलटवार, ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी ने कहा, घरेलू हिंसा के शिकार बुजुर्गों को बीजेपी ने अपने स्वार्थ के लिए किया इस्तेमाल। मीनाक्षी, कोरोना की जंग में प्रधानमंत्री ने आज सबसे बड़ा संदेश दिया। जैसे ही जनता की बारी आई, प्रधानमंत्री ने आगे आकर सबसे पहले ये वैक्सीन लगवाई। बिल्कुल, और इसीलिए आज इस तस्वीर की चर्चा है, क्योंकि सुबह सुबह एम्स जाकर प्रधानमंत्री ने वैक्सीन ली। वैक्सीन के बाद उन्होंने नर्स को बताया कि उन्हें पता ही नहीं चला। कोरोना के खिलाफ जंग में ये तस्वीर खास है। भरोसा जताने वाली है, उम्मीद बढ़ाने वाली है, हिम्मत देने वाली है। आज जैसे ही कोरोना वैक्सीन के लिए जनता की बारी आई, प्रधानमंत्री सबसे पहले वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आए। आज सुबह सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल जाकर उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा ने पीएम मोदी को वैक्सीन की पहली डोज दी। उनके साथ केरल की नर्स मुसम्मा अनिल भी साथ थी। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी उनके साथ मौजूद थे। वैक्सीन लेते वक्त प्रधानमंत्री असम के गमछे में मुस्कुरा रहे थे। वैक्सीन के बाद प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल का पालन किया, आधे घंटे का इंतजार किया।
इस दौरान एम्स के डॉक्टर गुलेरिया उन्हें पोस्ट वैक्सीन के बारे में बताते रहे। प्रधानमंत्री को वैक्सीन की अगली डोज 28 दिन बाद लगेगी। वैक्सीन लगवाने की जानकारी प्रधानमंत्री ने खुद दी। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कम वक्त में क्या कमाल का काम किया। योग्य लोग वैक्सीन लगाएं और देश को कोरोना मुक्त करें। आम जनता की कैटेगरी में सबसे पहले वैक्सीन लेकर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ लोगों का हौसला बढ़ाया बल्कि लोगों को प्रेरित भी किया। वो बिना किसी डर के सामने आए, कोरोना की वैक्सीन लगवाएं और देश को कोरोना मुक्त करें। खास बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 100% देसी वैक्सीन कोवैक्सीन ली, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, शंका जताई जा रही थी। आज प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन की डोज लेकर सभी का शको शुबा दूर कर दिया। अभी आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फिलहाल, तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो और पूछताछ की है सर, हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत ने डटकर मुकाबला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस जंग की अगुवाई की। एक साथ 2 वैक्सीन लाकर भारत ने दुनिया को हैरान किया। प्रधानमंत्री शुरू से वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाते रहे। जैसे ही वैक्सीन की ट्रायल की बारी आई, प्रधानमंत्री ने खुद पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट और हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी का दौरा किया। आज भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, दुनिया को वैक्सीन में मदद कर रहा है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके उपयोग की अनुमति दी है। भारत की वैक्सीन्स ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। प्रधानमंत्री ने बता दिया कि विश्वास की वैक्सीन है, लोगों की आस की वैक्सीन है। बस आप भी आगे आइए, बिना किसी झिझक के, डर के वैक्सीन लगवाएं। आपकी ये पहल देश को कोरोना मुक्त करेगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। ये विश्वास की वैक्सीन है। प्रधानमंत्री ने बिना बोले उन सभी लोगों के लिए जवाब दिया जो देसी वैक्सीन पर शक जता रहे थे, सवाल उठा रहे थे। और इसीलिए बहुत अहम है प्रधानमंत्री जिस तरह से खुद आगे बढ़कर उन्होंने वैक्सीन लिया, उनके सरप्राइज करने वाले फैसले की हर किसी ने प्रशंसा भी की। वैक्सीन पर सवाल उठाने वाली शिवसेना ने भी तारीफ की। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। इस सरकार के का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया? कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। इस एक तस्वीर ने हर सवाल का जवाब दे दिया। जिन्हें देसी वैक्सीन पर शक था, उनका शक दूर हो गया। जिनका आत्मनिर्भर वैक्सीन पर सवाल था, उन्हें जवाब भी मिल गया। बिना कुछ बोले प्रधानमंत्री ने आज वैक्सीन को लेकर सारी गलतफहमियों का निपटारा कर दिया। कोरोना के खिलाफ देसी वैक्सीन आई तो देश भर में उत्साह जगा, पर कई सवाल भी उठने लगे। कुछ ने शंका भी जताई, विपक्ष सरकार से सवाल करने लगे। कुछ आवाजें उठी कि लोगों में भरोसा जगाने के लिए सरकार के मंत्री पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक किसी इस सरकार के का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए
कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। आज प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लगाकर बता दिया कि विश्वास की वैक्सीन है, लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। पीएम ने वैक्सीन लगाई तो सवाल करने वाले भी तारीफों के पुल बांधने लगे। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, हौसला बढ़ा कि प्रधानमंत्री ने खुद कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन लगवाई। टीका लगवाने से जुड़ी लोगों की शंकाएं और हिचक दूर करने में काफी मदद मिलेगी। आज जब और अधिक लोगों के टीकाकरण का एक अहम फेज शुरू हो रहा है, तब प्रार्थना है कि भारत सुरक्षित रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर पीएम मोदी को राह दिखाने वाला नेता बताया। उन्होंने लिखा, नेता राह दिखाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स में कोरोना वैक्सीन की अपनी पहली डोज ली। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का शुक्रिया, जिन्होंने भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रखा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कोरोना की जंग में पीएम के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया, हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अनुकरणीय नेतृत्व किया, सही समय पर सही फैसला लेकर अनेक लोगों की जान बचाई और अब उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का नेतृत्व किया है। हम सब अपने प्यारे प्रधानमंत्री की अपील का पालन करें। आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। अब जनता को वैक्सीन लग रही है। इसमें सबसे पहले वैक्सीन लगवाकर प्रधानमंत्री ने बता दिया कि कोरोना की जंग में वो सबसे आगे चल रहे हैं। देश इस महामारी से मुक्त होकर ही रहेगा। भारत में बनी कोवैक्सीन पर विपक्ष ने उठाए कई सवाल, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जवाब। सुबह भारत में बनी हुई कोवैक्सीन का लिया टीका और कहा कि वैक्सीन है बेहद सुरक्षित और सभी को आगे आना चाहिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और टीकाकरण करवाना जरूरी है। आज तक ब्यूरो। तो प्रधानमंत्री के बाद बाकी नेता भी वैक्सीन लगवाने की तैयारी में लग गए हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कल रामपुर में वैक्सीन लगवाएंगे और वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन के फौरन बाद उन्होंने आज तक से खास बात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कोरोना के वैक्सीनेशन का सेकंड चरण शुरू हुआ, सुबह 7 बजे वैक्सीन लगवा लिया, क्या संदेश? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना संकट के समय संकट मोचक की अग्रणी भूमिका निभाई। ये बात पूरी देश भी जानता है, पूरी दुनिया भी इस बात को स्वीकार करती है। और आज फिर उन्होंने इस संकट के समय संकट मोचक की भूमिका के साथ लोगों की, समाज की सेहत सलामती का सार्थक और सशक्त संदेश दिया है। और ये भी संदेश दिया है कि जो वैक्सीनेशन तो वैक्सीन तैयार हो गई थी, जिनको सबसे पहले ज़रूरत थी, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जो कोरोना वॉरियर्स थे, जो गरीब थे, उनको सबसे पहले वैक्सीन लगनी चाहिए, उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। कोई वीआईपी कल्चर नहीं कि पहले प्रधानमंत्री और पहले मंत्रियों का वैक्सीनेशन हो। दूसरी चीज़, उन्होंने अपनी पारी के प्रोटोकॉल का पालन किया और अपने पारी के प्रोटोकॉल का पालन प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उसके साथ उन्होंने जाकर के हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीनेशन कराया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सार्थक संदेश है, बहुत बड़ा सबक है। और उसके साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी संदेश है जो मेड इन इंडिया वैक्सीन पर अपनी सियासी वैक्सीन चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और जो लोग अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीन पर सियासी वैक्सीन चढ़ा रहे थे, उनके लिए भी बहुत बड़ा ये संदेश और बहुत बड़ा सबक भी है उनके लिए। किसान आंदोलन को अब 90 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच गतिरोध अब भी जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री पश्चिमी यूपी के मेरठ पहुंचे। केजरीवाल ने तीनों कृषि कानून के खिलाफ केंद्र सरकार को जमकर घेरा। अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। किसान एकता, किसान एकता। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, किसानों का नेता कैसा हो। किसान आंदोलन के बीच राजनेताओं की सियासी गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ चुकी है।
केजरीवाल किसानों के बीच हैं। किसान आंदोलन से उन्हें राजनीतिक टॉनिक मिलता दिख रहा है। यूपी में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केजरीवाल पश्चिमी यूपी में किसानों का मन टटोल रहे थे। मेरठ में किसान पंचायत में पहुंचे केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कह दिया कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट से कम नहीं है। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये तीनों कानून लागू होने के बाद किसानों की जो बची खुची खेती है वो केंद्र सरकार उठा के अपने 3-4 बड़े-बड़े पूंजीपति साथियों के हाथों में सौंपना चाहती है। अरविंद केजरीवाल अब एक मंझे हुए सियासी खिलाड़ी बन चुके हैं। किसानों के जख्मों पर मरहम तो लगाया ही, बीजेपी पर भी जमकर सियासी बाण चलाए। कहा बीजेपी ने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। किसानों पर लाठियां बरसाई, कीले ठोकी। आरोप लगाए कि ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में किसानों को सरकार ने फंसाया। लाल किले पर झंडा लहराने वाला कोई और नहीं, बीजेपी का ही आदमी था। पानी की बौछारें बरसाई जा रही हैं, वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, कीले ठोकी जा रही हैं। उठा के देख लो इतिहास के अंदर जब अंग्रेज आते थे अपना वसूल करने के लिए अपना लगान, ऐसे इतने अत्याचार तो उन्होंने अंग्रेजों ने नहीं करे थे। कीले ठोकने का काम तो अंग्रेजों ने नहीं करा था, तुमने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। सबने मेरे को आके कहा जी उस दिन उन्होंने जानबूझ के रास्ता दे रहे थे। बोले हमको तो दिल्ली का रास्ता नहीं आता था। वो खड़े थे और कह रहे थे इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, जानबूझ के उधर भेज रहे थे। और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, किसानों के साथ हर पार्टी खुद को उनका हमदर्द बनकर खड़ा होना चाहती। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का विवेक मर चुका है। यूपी में कांग्रेस की जमीन तैयार करने के मिशन में जुटी प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ किसान पंचायतों में हिस्सा ले रही। 23 फरवरी को मथुरा में किसान पंचायत, 20 फरवरी को मुजफ्फरनगर के बघड़ा में किसान पंचायत, 15 फरवरी को बिजनौर में किसान पंचायत, 11 फरवरी को सहारनपुर में किसान पंचायत में शामिल होकर सरकार पर हमले किए। कांग्रेस किसानों के गुस्से में बड़ा सियासी फायदा देख रही है। दाम आपके साथ कानून है, ऐसा कानून है कि अगर आपको कोई आपत्ति हो, आपने सौदा कर लिया किसी कंपनी के साथ, कंपनी ने आपको दाम नहीं दिया, आपका उपज नहीं खरीदा, आपको परे कर दिया, तो आपकी सुनवाई कहीं नहीं है। इस कानून में लिखा है कि आप अदालत में भी नहीं जा सकते, कि आपकी सुनवाई सिर्फ एसडीएम। भारत ने अंतरिक्ष में कामयाबी की नई कहानी लिख दी। इसरो ने PSLV C-51 को सफलता के साथ लॉन्च कर दिया। कोरोना काल के बीच 2021 की ये पहली लॉन्चिंग है। PSLV C-51 के जरिए ब्राजीली उपग्रह एमेजोनिया 1 को लॉन्च किया गया। इस लॉन्चिंग में क्या खास है, रिपोर्ट देखिए। The launch vehicle ready and awaiting for its liftoff. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. कामयाबी खुद बोलती है। इसरो के वैज्ञानिकों का हुनर बोल रहा है। दुनिया एकटक भारत की इस उड़ान को निहार रही है। इसरो ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 10:24 पर इस साल का पहला रॉकेट प्रक्षेपित किया है। PSLV C-51 से ब्राजील के एक मुख्य सैटेलाइट एमेजोनिया के अलावा 18 दूसरे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया। एमेजोनिया 1 सैटेलाइट ब्राजील का पहला ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। एमेजोनिया 1 के बारे में बताया जा रहा है कि ये उपग्रह
ब्राजील के अमेज़न क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी करेगा। ब्राजील के लिए विविध कृषि के विश्लेषण के लिए आंकड़े मुहैया कराएगा। प्रमोचन यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजर रहा है। अमेजोनिया वन ब्राजील को 4 साल तक डेटा भेजता रहेगा। इस ऐतिहासिक पल में ब्राजील के साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री खुद मौजूद थे। इसके साथ ही ब्राजील से आया वैज्ञानिकों का एक दल भी था। PSLV C-51 की कामयाबी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी अंतरिक्ष में स्थापित हो गई है। दरअसल स्पेस किड्स इंडिया नाम के स्टार्टअप ने सैटेलाइट में करीब 25,000 लोगों के नाम भेजे हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और फोटो भी सैटेलाइट के ऊपरी पैनल पर लगाया गया है। इसके साथ भगवत गीता भी अंतरिक्ष में भेजी गई। भगवत गीता को अंतरिक्ष में ले जाने का विचार स्पेस किड्स इंडिया का था। इसरो की इस कामयाबी पर बधाई संदेश का तांता लग गया। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी इसरो को संदेश भेजा। इस सफलता के साथ ही इसरो की तरफ से लॉन्च किए गए विदेशी सैटेलाइट की कुल संख्या बढ़कर 342 हो गई। नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो।